हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको कुछ ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ एक इमेज दिखाऊंगी, उसे ऑब्ज़र्व करना है। आपने अटलांटिक ओशन तो देखा होगा ना, उसके अंदर ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, फिर नीचे है साउथ अमेरिका, इस साइड है अफ्रीका और उसके ऊपर है यूरोप। तो अब ज़रा इस इमेज को देखिए, अब इसे ऑब्ज़र्व कीजिए। आपको नहीं लगता कि ये जो सदर्न अमेरिका है और अफ्रीका है, ये एक जिक्सॉ पज़ल की तरह एक दूसरे के साथ फिक्स हो सकते हैं? जी हाँ, मैं आज आपके सामने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेकर रेडी हूँ। ये थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रपोज की थी। वो एक जर्मन मीटियोलॉजिस्ट हैं, थे, अब वो ख़त्म हो गए। ओके, सो वो एक जर्मन मीटियोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने क्या कहा था, उनकी थ्योरी ये थी कि 20 मिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा सा मास ऑफ लैंड था। जो भी जितने कॉन्टिनेंट है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को मिला के एक बड़ा सा लैंड मास था, जिसे हमारा अर्थ है, ये उसका पोल है, ठीक है। नदर्न पोल, सदर्न पोल, ठीक है। तो इस जो नदर्न पोल था ना, उस एरिया में पूरा लैंड मास कॉन्सेंट्रेटेड था और बाकी का पूरा जो था वो पूरा ओशन था, ठीक है। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख ही रहा है, ऊपर का जो पार्ट है वो है पेंजिया और नीचे का पूरा जो ओशन है उसे पेंथालिसा कहते हैं। तो पेंजिया का मतलब ये है ऑल लैंड और पेंथालिसा का मतलब है ऑल ओशन, ठीक है। अब उनकी थ्योरी ने उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कंक्लूड किया था कि जो पेंजिया था वो 200 मिलियन ईयर्स पहले 200 मिलियन ईयर्स पहले टूटना चालू हुआ, ठीक है। पहले वो पेंजिया था, एक सुपर कॉन्टिनेंट, अब उसमें से दो हो गए। जो ऊपर वाला था वो हो गया यूरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और जो नीचे का था उसे गोंडवाना लैंड। पहले दोनों साथ में थे, फिर वो दोनों अलग हुए, ठीक है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख ही रहा है। एंड फिर ये दोनों जब अलग हुए, फिर एक चला गया नदर्न पोल पे, एक सदर्न पोल पे, ठीक है। गोंडवाना लैंड चला गया सदर्न पोल पे और अंगारा लैंड चला गया नदर्न पोल पे। अब क्या हुआ कि ये जो अंगारा लैंड था वो फर्दर डिवाइडेड हुआ ग्रीनलैंड, नदर्न अमेरिका और यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप साथ में, पर इस एशिया के अंदर जो अभी यूरेशिया का पार्ट है उसके अंदर ना इंडिया है ना अरेबिया है, ठीक है। और फिर जो सदर्न पार्ट था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, उसके अंदर थे सदर्न अमेरिका, अफ्रीका, और इस अफ्रीका के साथ अरेबिया भी जॉइंट था। और फिर था मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे जो गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। और अराउंड 160 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो मूव होना स्टार्ट हुआ और जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड के यूरेशिया कॉन्टिनेंट से जाके कोलाइड कर गया। और इसके कोलिजन की वजह से ही आज हमारे पास इतने बड़े फोल्ड माउंटेन्स हैं जिन्हें हम हिमालय कहते हैं, वो हैं। हाईएस्ट पीक हिमालय की क्या था, ये ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थ्योरी थी, इसके एविडेंस क्या क्या थे, कैसे अल्फ्रेड वेगनर को पता चला कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक टाइम पे एक साथ थे। 5 एविडेंस हैं इसके। फर्स्ट है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब आपने ये वाली गेम खेली? जी हाँ, ये जिक्सॉ पज़ल है जी, हम सब ने छोटे में खेली ही होगी, नहीं खेली होगी तब मैं बता दे रही हूँ। जैसे हमने देखा है कि एक पीस है, दूसरा पीस है, इन दोनों को जोड़ दें तो एक पज़ल बन जाती है, ऐसे ही पज़ल जैसी होती है। तो वैसे ही हमारे कॉन्टिनेंट के साथ है, अपना जो वर्ल्ड है, अपना जो अर्थ है, उसके साथ है। सो आप ज़रा इमेज में देखिए कि कैसे ये सदर्न अमेरिका बिल्कुल फिक्स हो जाता है अफ्रीका के साथ। जो सदर्न अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट के साथ एकदम जिक्सॉ पज़ल की तरफ फिट हो रहा है ना। और जो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन को, अटलांटिक ओशन को हटा दो और सारे कॉन्टिनेंट को जोड़ दो, तो वो ऐसा नहीं लगता
एक साथ कभी जुड़े थे? हाँ, ऐसा ही अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया फॉर्म करते थे। ये भी एक एविडेंस था। उसके बाद जो एविडेंस था रॉक्स का, रॉक्स एक सेम एज के। उन्होंने क्या कहा अल्फ्रेड वेगनर ने कि कुछ रॉक्स हैं जो ब्राज़ील के कोस्ट के और जो अफ्रीका के, ब्राज़ील नॉर्थ सदर्न अमेरिका का पार्ट है और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट में जो रॉक्स हैं वो सारे सेम एज के हैं। ये रेडियो डेटिंग के थ्रू से उन्हें पता चला एंड उन्होंने कंक्लूड किया कि ये सारे रॉक्स एक ही टाइम पे एक ही जगह पे बने थे, बाद में कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गए। अब इसके बाद थर्ड आता है टिलाइट का। आपको पता है टिलाइट क्या है? टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये रॉक ग्लेशियर डिपॉजिट से बनते हैं। अब ग्लेशियर डिपॉजिट कहाँ होंगे? पोल्स पे। अब अगर ये टिलाइट इक्वेटर के पास या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास मिले तो हमें डाउट तो होगा ये यहाँ कहाँ से आए, कि तो क्लाइमेट बदला है, कि तो कभी उस जगह पे पोल हुआ करता होगा, कि तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह कभी पोल हुआ करता होगा, या तो वो जगह ट्रॉपिक ऑफ पोल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव की है ना। तो यही वेगनर ने कहा कि इधर कुछ चेंज आया है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो सदर्न अमेरिका है और अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, ये तीनों जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करती है। इनफैक्ट अफ्रीका और सदर्न अमेरिका तो इक्वेटर से भी पास करती हैं। तो इन जगह पे टिलाइट होने का क्या मीनिंग है? यही मीनिंग है ना कि ये मूव की है। इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि टिलाइट से इन्होंने कंक्लूड किया कि ये कॉन्टिनेंट कभी एक साथ थे। उसके बाद आती है फोर्थ एविडेंस, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट को आप अदर वर्ड्स में खान भी कह सकते हैं। गोल्ड, अब इसके अंदर बात कर रहे हैं गोल्ड की खान की। घना जो अफ्रीका का पार्ट है, वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है घना, तो उधर गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं, पर उधर कोई गोल्ड फॉर्म करने वाला प्लेट्यू है नहीं। अब ब्राज़ील के अंदर गोल्ड फॉर्म करने वाला प्लेट्यू है। अब उस प्लेट्यू तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये ब्राज़ील का वो पार्ट जहाँ पे ये गोल्ड फॉर्म होता है और घना कभी एक टाइम पे एक साथ थे, है ना। और फिफ्थ एविडेंस ये था कि जो स्केलेटन मिले हैं वो, अब स्केलेटन का क्या, एक तो मीज़ोसॉरस है। अब मीज़ोसॉरस जो है वो एक रेप्टाइल है, ब्रैकिश वाटर में रहने वाला रेप्टाइल है। वो अटलांटिक कोस्ट के इस साइड, ये जो साउथ अमेरिका है इधर, और इस साइड टिप ऑफ अफ्रीका इधर मिले। अब ये इतना बड़ा ओशन क्रॉस करके तो वो जाएंगे नहीं ना, तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि इधर होंगे। और दूसरा था लेमूर। लेमूर एक एनिमल है जिसकी पिक मैंने आपको इधर स्टिक करके दिखाई है। वो एनिमल 3 जगह पे मिलते हैं, अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया। अब वो तैर के तो जाएंगे नहीं ना, तो उसके जो रिमेनिंग्स मिले हैं साइंटिस्ट को, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये सारे कॉन्टिनेंट कभी एक साथ थे, तभी जाके तो उनके रिमेनिंग्स मिले हैं। और इस थ्योरी को, ये जो एविडेंस थे अल्फ्रेड वेगनर की, इसके लिए अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ फोर्सेस को भी बताया है। क्या फोर्स थे जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट मूव किए। अब वो फोर्सेस क्या थे? एक तो है पोलार फ्ली फोर्स, ठीक है। पोलार फ्ली फोर्स क्या है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का नॉर्दर्न पोल, ये सदर्न पोल, अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है। अब अर्थ के घूमने की वजह से इधर जो चीज़ होगी वो इक्वेटर वर्ड्स मूव करेगी, ठीक है। ये पोल है, इधर से इक्वेटर वर्ड मूव करेगी। क्यों? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये अल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ठीक है। तो यही रीज़न, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रीज़न है अर्थ के इक्वेटर के साइड से बल्ज होने का। आपको पता है अर्थ गोल नहीं है, वो इक्वेटर से ऐसा है, पोल से ऐसा और इक्वेटर वाइड बल्ज, ठीक है। और
और दूसरा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रोटेट करता है। अब ये ना समझ में आया हो आपको, तो आप इसमें बैठे हो कभी? क्या है ये है मैरीगो राउंड। सो मैरीगो राउंड में आप सब बैठे होगे, अगर नहीं बैठे हो तो अब बैठ जाना। अब क्या करना, मैरीगो राउंड के बीच में खड़े रह जाना, ठीक है। अब बीच में आप खड़े रहना और अपने एक फ्रेंड से बोलना ज़ोर से घुमाओ। अब वो जब घुमाएगा तब आप बीच में से साइड में आ जाओगे, और अगर आपने नहीं पकड़ा मैरीगो राउंड तो आप नीचे गिरोगे। सो ये क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। ऐसा ही फोर्स अर्थ पे लगता है जिससे अर्थ के इधर पे कोई चीज़ है वो इधर आती है, ऐसा अल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं, ठीक है। सो ये था पोलर फ्ली फोर्स। और दूसरा था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है, ये रुकना बताते हैं हम। ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है, ठीक। अब अर्थ और मून इधर आया तो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हैं, नॉर्मली हम टाइडल फोर्स तो वाटर के लिए करते हैं, तो जो वाटर होगा, जब मून इधर होगा तो वाटर इस साइड को खींचेगा, है ना, सारा वाटर इस साइड जो खींचेगा, और इधर हाई टाइड होंगे। हाई टाइड मतलब ऊंची ऊंची लहरें आएंगी। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी इस तरह जो पानी है उसे अपने तरफ खींचती है। अब इसी मून की जगह ये सन मान लो, सन होगा तो भी ऐसे खींचेगी। अब सन, मून और तीनों एक ही लाइन में हो तो भी खींचेगी, ठीक है। तो ये था टाइडल फोर्स। अब अल्फ्रेड वेगनर कह रहे थे लॉन्ग टर्म में ये पोलर फ्ली फोर्स और टाइडल फोर्स दोनों मिलके इस मूवमेंट को कॉज करते हैं। अब तो ये था अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी और उसके ऊपर के एविडेंस और उसके ऊपर के फोर्सेस। बट हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करती है। क्यों रॉन्ग प्रूव करती है? क्योंकि इसमें जो फोर्सेस दिए गए हैं वो सही से एक्सप्लेन नहीं है, और ये फोर्सेस की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। कोई कॉन्टिनेंट ऐसे मूव नहीं करेगा सन और मून के मूवमेंट से, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कोई कॉन्टिनेंट मूव नहीं करेगा, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं। सो हमने जो थ्योरी पढ़ी वो गलत साबित हो गई। अच्छा, अब मुझे आपसे एक बात कहनी है। अगर आपको कोई वीडियो, अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो यूपीएससी जीएस के पेपर्स में आता हो, जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो, तो प्लीज़ कमेंट में कहना। अगर आता होगा तो मैं ज़रूर वीडियो पोस्ट करूँगी, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, और उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आज के क्लास की। और बाकी क्लास नोट्स तो मैंने आपको दिखाई हैं चालू क्लास में, सो अगर चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।